आप सबसे पहले तो मैं सभी लोग का धन्यवाद करूंगा कि आज आपने मतलब एक्चुअली लास्ट वीक हमने मिस कर दिया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लेकिन आज हम लोग फिर से वापस इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का मतलब तहे से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अभी आए सुनने के लिए वापस। तो आज हम लोग वापस से जो हम लोग लास्ट जो हमारा सेशन जो बीच में अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था हार्ट केयर के ऊपर में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले हमने ऑलरेडी 2-3 सेशन और हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि इम्यूनिटी के ऊपर में और आपके डेली लाइफ के ऊपर में, एयर प्योरीफायर के ऊपर में, इस तरह से बहुत सारे जॉइंट पेन के ऊपर में, डायबिटीज के ऊपर में। तो अगर किसी ने वो सेशन को मिस किया है, बिकॉज आई थिंक कि कुछ लोग नए भी आज जुड़े हुए हैं और एवरी मीटिंग में कुछ ना कुछ नए लोग तो आ ही रहे हैं। तो अगर जिन्होंने भी ये सारे सेशंस को मिस कर दिया है पुराने सेशंस को, वो प्लीज यूट्यूब में इसका अवेलेबल है, आप उसको देखिए और उसका बेनिफिट आप लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो लास्ट सेशन जो हमारा चल रहा था हार्ट के ऊपर में, हार्ट केयर के ऊपर में, तो हमने 2 प्रोडक्ट्स को कवर भी किया था बिकॉज हार्ट का जो ऐसा इशू है जो बहुत लंबा चलने वाला ही था और उसमें 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं ऑलरेडी। तो इसमें से 2 प्रोडक्ट हमने कवर किया था, जो कि L-arginine है और दूसरा हमारा कोएंजाइम Q10। तो इन दोनों के बारे में हमने कवर कर चुके थे। अब बाकी जो प्रोडक्ट्स बचे उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा रिकैप भी कर दूंगा, बिकॉज जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं उनको एक थोड़े से पिछले पिछले सेशन में क्या क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा उनको नॉलेज भी एक बार रिफ्रेश हो जाए। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करना तो कर रहा हूँ, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, आई जस्ट शेयर माई पीपीटी। ओके, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ राहुल जी, विजिबल है, दिख रहा है। यस सर, ओके। तो आज का जो हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, जो पहले हमने बीच में छोड़ा था हार्ट के ऊपर में, हार्ट केयर के ऊपर में। तो जैसा कि सभी को पता है हार्ट कितना इंपॉर्टेंट हमारा जो ऑर्गन है हमारे बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और इसकी वजह से ही हम लोग आज के अगर जो भी हम लोग जो सांस ले पा रहे हैं, जो भी हम लोग जीवित हैं, जिंदा हैं, तो इसका रीजन एक ही, हमारा हार्ट हमारा जो है कंटिन्यूस काम कर रहा है। मतलब हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो जब तक हम लोग जिंदा है तब तक वो काम करता है, कंटिन्यूस काम करता है। ये क्या करता है सभी को पता है, ये ब्लड को सप्लाई करता है आपको थ्रू आउट आपके बॉडी में, ब्लड को पंप करता है और थ्रू आपको आर्टरीज हो या फिर वेन्स हो, जो ब्लड वेन्स होते हैं, और उसको पूरी बॉडी में आपको सप्लाई करता है। तो ये हार्ट का काम है। तो मैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इन सब के बारे में बताया, फिर भी मैं आपको ब्रीफली एक आपको नोट्स एक रिफ्रेश करने के लिए एक छोटे छोटे स्लाइड्स में आपको जल्द से जल्द बताने के लिए ट्राई करूंगा और हम लोग जल्द से जल्द प्रोडक्ट ऊपर में जाएंगे। तो हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो आपको है ब्लड सप्लाई करना थ्रू आउट और आपके पूरे शरीर के अंदर में। तो ब्लड सप्लाई के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कैसे करता है, फिर भी अगर एक थोड़ा हम लोग जानेंगे कि ये कैसे करता है। उसके पहले मैं हार्ट के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बता दूं, जैसे कि हमारा जो हार्ट है अगर हम लोग देखेंगे पर डे, पर मिनट अगर बात करेंगे तो 70 to 80 टाइम्स ये बीट करता है, हार्ट बीट चलता है हमारा। और अगर पर डे की बात करूँ तो 100,000 टाइम्स के आसपास में ये हार्ट बीट करता है। मतलब कंटिन्यूस ये आपके लिए काम कर रहा है। और ये क्या काम करता है, ये आपको ब्लड सप्लाई कर रहा है। पर डे अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट 5 लीटर्स ब्लड को ये पंप करता है आपके बॉडी के अंदर में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरी लाइफ में जो भी हम लोग जी रहे हैं, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 60 जो भी ईयर है, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि कितने ह्यूज क्वांटिटी में ब्लड को सप्लाई करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि ये हार्ट आखिर ब्लड को सप्लाई क्यों कर रहा है हमारे बॉडी में, क्या रीजन है? ब्लड तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, फिर इसको बार बार उसी ब्लड को पंप करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो आप आई थिंक ये क्वेश्चन किसी के मन में आया होगा या फिर नहीं भी आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ब्लड को, उसी ब्लड को जो हमारे ब्लड बॉडी में ऑलरेडी है, उसको सप्लाई करने की जरूरत क्यों होती है। तो देखिए, जैसे कि जब भी ब्लड पंप होता है तब उसके साथ साथ में ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और उसके जो हम लोग फूड जो खा रहे हैं उसकी वजह से जो भी उसका न्यूट्रिशन है वो उसको मिलता है। तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं और हमारे हमको एनर्जी मिलता है। और ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं ये आपके पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, और जब उसका यूसेज जो कंप्लीट बॉडी उसको यूज कर लेता है तो वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। तो इस तरह से ब्लड आपको पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। अब यहाँ पर हम लोग और एक देखेंगे, ये ब्लड आखिर ये हार्ट जो है ब्लड को सप्लाई कैसे करता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, सभी को पता है
जब हमारा जो हार्ट है वो आपको एक्सपेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब जब तब ये ब्लड को पुश करता है आपके आर्टरीज में, आपके वेन्स में उसको सप्लाई करने के लिए। यहाँ पर इस तरह से ब्लड आपको सप्लाई होता है। और ये जो ब्लड सप्लाई है ये आपको आपके हार्ट को कंटिन्यूस चाहिए। यहाँ पर ब्लड का सप्लाई आपको रुकना नहीं चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई अगर जैसे ही रुक गया मतलब कि हमारी जिंदगी भी रुक जाएगी। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा ब्लड सप्लाई बिकॉज हमारा जो आज के डेट में जो खाने पीने का जो सॉरी हमारा जो खान पान है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं हमारे ब्लड सप्लाई में। क्या क्या इश्यूज आते हैं और क्या क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हार्ट का जो अभी मैंने स्लाइड दिखा रहे हैं, यहाँ पर हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो डिजीज हैं जो कॉमनली हमारे इंडिया में या फिर बहुत पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अब ये बहुत कॉमनली बढ़ रहे हैं लोगों के बीच में। और आने वाले अगर दिनों में देखें तो एज पर WHO रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हार्ट रिलेटेड जो डेथ्स हैं ये आपको मेजर आपको रीजन होगा लोगों के डेथ के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत ही केयर करना पड़ेगा अपने हार्ट को बिकॉज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो अभी आज के दिन तक खराब हो चुका है। जो हम लोग फूड खा रहे हैं वो बिल्कुल भी वो नहीं खा पा रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम हमारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ से बचाव ही एक उपाय है। अब आगे देखते हैं कि हार्ट में ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हार्ट फेल्योर या फिर हार्ट रिस्क हमारा हार्ट जो है रिस्क पर आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया उससे पहले मैं बताऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आप सोचो कि आपके घर में, जैसे कि हम सभी के घर में एक वाटर टैंक होता है। अगर आपके पास घर में ग्राउंड लेवल पर या फिर ग्राउंड फ्लोर के नीचे आपका जो वाटर टैंक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, और जनरली आपके टेरेस के ऊपर में एक वाटर टैंक होगा, छोटा सा टैंकी होगा। आप क्या करते हो, अपना जो डेली यूज का जो आपका वाटर है, जो पानी आप पी रहे हैं या फिर जो पानी आप अपना डेली यूज के लिए जो यूज करते हैं, उसको आप कहाँ से ले रहे हैं, आप उसको पंप करते हैं। और पंप करके ये पानी आपके ऊपर, आपका जो छत के ऊपर या टेरेस के ऊपर जो टैंकी है उसके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर पानी को पंप करने की जरूरत क्या है, क्योंकि पानी को हमको यूज करना है। विदाउट पानी हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो पानी हम लोग टंकी में ये जो यूज कर रहे हैं, जो पंप करके ले रहे हैं, ये अगेन आप देखोगे पर डे ऑलमोस्ट पंप होता ही होता है। अगर और उस पानी को हम लोग वापस अपने टैप के थ्रू यूज करते हैं। अब देखिए, अगर इस पानी में, अगर उस पानी में गंदगी है, अगर उस पानी में कुछ कंकड़ पत्थर है या फिर कुछ मिट्टी है, जो भी है गंदगी है, तो ये उसी गंदे पानी को अगर हम लोग उसको पंप करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जिस पाइप के थ्रू वो पंप हो रहा है, ये पाइप के अंदर में या फिर उस पाइप के जो सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर में वो गंदगी धीरे धीरे जमा होता जाएगा। और उस पाइप का जो डायामीटर है, जो उसका साइज है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे कम होगा वहां पर आपके पाइप के थ्रू जो पानी का जो प्रेशर है, वो भी प्रेशर भी आपको डिफरेंस होगा, वेरी करेगा, या वो साइज आपको नहीं मिल पा रहा है प्रेशर करने के लिए। ये जस्ट ए मिनट, हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, उस प्रेशर में आपको पाइप से पानी नहीं जा पाएगा पंप के थ्रू। तो पंप को भी और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको पंप करने के लिए उस पानी को, बिकॉज उस पानी में गंदगी है। और यहाँ पर पाइप का साइज छोटा होने से अगेन प्रेशर आपको वेरी करेगा। अब यहाँ पर देखो, सेम केस हमारा शरीर में भी होता है। हमारे बॉडी में जो हमारा पंप है, वो हमारा हार्ट है, वो क्या करता है, आपके ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। पंप कैसे करता है, आपके वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू वो पंप करता है। अब अगर इस वेन में या फिर आर्टरीज में अगर गंदगी जमा हो रही है, जैसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, फैट जमा हो गया, तो आपका आर्टरीज का जो साइज है, जो वेन्स का साइज है, वो आपको छोटा होता जाएगा, धीरे धीरे नैरो होता जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपके ब्लड में पर्याप्त मात्रा में या फिर जो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड है वो नहीं पहुंच पाएगा। और जब ब्लड सप्लाई आपको जब प्रॉब्लम होगा या फिर उसमें कोई रुकावट पैदा होगा, तब यहाँ पर हार्ट को प्रॉपर या फिर सफिशिएंट मात्रा में आपको ब्लड नहीं मिल पाएगा। तब इस केस में ही आपको हार्ट फेल्योर या फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज आपके हार्ट को प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड नहीं मिल पाता है। तो ये एक रीजन है, ये क्यों होता है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ रहेगा। देन हम लोग देखते हैं जो हमारे जो बहुत ही कॉमन है, जो हार्ट फेल्योर बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, इसका भी वही रीजन है। आपका जो हार्ट है वो आपके बॉडी को जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी, बिकॉज उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से क्या होगा, हम जो ब्रीथ करते हैं जो ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का
पूरे बॉडी में जो डिलीवर करना है हार्ट को वो नहीं हो पाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और इसकी वजह से आपका हार्ट जो है फेल कर जाता है। अब यहाँ पर रीजन बहुत सारे होंगे आपके हार्ट फेल्योर के। इसमें से जो मेजर रीजन है कोलेस्ट्रॉल का है, जो ब्लड वेन्स को आपको ब्लॉक कर देता है। और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि आपका वीकनेस हो गया, स्टिफनेस, आपका हार्ट मसल्स आपका स्टिफ हो जाता है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, जिसके बारे में मैंने लास्ट में ऑलरेडी बात किया था कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं या फिर रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेन पॉइंट है वो है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल। आपके बॉडी में अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो ये आपके ब्लड वेन्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपके ब्लड में सफिशिएंट क्वांटिटी में आपका जो हार्ट है ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। तो यहाँ पर हाई कोलेस्ट्रॉल का होना मतलब कि आप डायरेक्टली इनवाइट कर रहे हो। अब जो भी पंप कर रहे हैं आप ब्लड, आपके बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट, उसको इसके लिए आप एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी या फिर रिक्वायर्ड मेजर होता है प्रेशर को ये सप्लाई करने के लिए, ब्लड प्रेशर। तो अगर बिकॉज आपके जो ब्लड प्रेशर अगर वो प्रॉपर ये वैल्यू नहीं मिल पाएगा या फिर प्रॉपर प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ आपका जो वेन्स है वो प्रॉपर ये स्टिफ हो जाते हैं, आपके वो उतना इलास्टिसिटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, बिकॉज अगेन उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमी हुई रहती है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो हार्ट है वो आपको सेफ रहे। उसके बाद डायबिटीज है। डायबिटीज में बहुत ही कॉमन इश्यूज क्या होता है, ये आपके ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेन्स को डैमेज करता है। तो अगर ब्लड डैमेज हुआ, ब्लड वेसल डैमेज हुआ, तो आप जान सकते हो कि आपका ब्लड सप्लाई भी रुक जाएगा। यहाँ पर आपका हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सारे रीजन से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी, ज्यादा वेट होना, स्मोकिंग है, फिजिकल इनएक्टिविटी। हम लोग का जो लाइफ स्टाइल आज के डेट में है वो बहुत ही इनएक्टिव हो चुके हैं। हम लोग एक जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारा कम हो चुका है, पॉल्यूशन हमारे एयर में बहुत बढ़ चुका है। आज का जो हमारा लाइफ है बहुत ही स्ट्रेस से भरा हुआ है। हम लोग मतलब शांति से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह स्ट्रेस है। चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो, हर जगह स्ट्रेस भरा हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं फैक्टर्स सारे मिलकर के आपके हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर होने के संभावना को बढ़ाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी इस प्रीवियस मीटिंग में डिस्कस किया था, इसके लिए मैं इस पर थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। ओके, सो अब देखेंगे हार्ट अटैक। तो हमारे कुछ सिम्टम्स या फिर कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, या फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो जिससे कि हम लोग को पता चल जाए कि हाँ हमारे हार्ट को कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कम्फर्ट। आपको कुछ कंफर्ट फील नहीं होगा, आपके हार्ट में कुछ बेचैनी जैसा आपको लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि आपके चेस्ट की तरफ पेन हो रहा है, या फिर आपके जो पैर है एंकल से, या फिर आपको गर्दन के पास, नेक के पास बहुत ही पेन होगा, स्वेलिंग जैसा फील होगा, या फिर आपका जो जॉ है, जो जबड़ा है, वो उसमें भी अकड़न जैसा आपको फील होगा। बहुत जल्दी आप थक जाओगे, ठीक है। अगर आप आराम कर रहे हो तो भी आपको थकान जैसा महसूस होगा। आपको अंदर से चोकिंग जैसा फील होगा, जैसे कि अंदर से कुछ जाम हो रहा है, चोक हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जो लेडीज और जेंट्स दोनों का सिम्टम्स थोड़ा वेरी करता है। तो यहाँ पर आपको लेडीज और जेंट्स के सिम्टम्स को भी समझना पड़ेगा। कुछ सिम्टम्स लेडीज में आपको डिफरेंट दिखेंगे, कुछ जेंट्स में डिफरेंट दिखेंगे। तो ये सारे आपको हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स है, जो आपको हार्ट का कैसे इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में जानने के लिए। अब हम लोग कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी हमारा हार्ट इश्यूज है। तो रिड्यूस करने के लिए देखिए, आपको जनरली हम लोग क्या करना है, सबसे पहले तो बहुत ही हेल्दी खाना खाना है। आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। आप घर में अगर बैठे बैठे चाहो कि हम लोग हमारा हार्ट हेल्दी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। देन साथ साथ आपका जो वेट है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप अपने वेट को अगर मेंटेन नहीं करते हो तो हार्ट रिलेटेड आपको इश्यूज आएंगे ही आएंगे। आज निकल आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। तो वेट को अभी से मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए। जो आपका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, काम कीजिए। देन स्मोक, अल्कोहल, ये सबसे ऑब्वियसली आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर वे में मेंटेन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आपका ब्लड प्रेशर को अच्छे से मॉनिटर करके देखना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना दिखा। देन आपको आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये रेगुलर टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा। अगेन कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम आगे वाले स्लाइड्स में बात करेंगे।
बिकॉज आज का जो टॉपिक है, जो प्रोडक्ट्स है, उसमें कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट है। तो उसके बारे में आगे हम देखते हैं। तो ये सारे चीज हैं जिसको हम लोग कंट्रोल करें तो हम लोग कुछ ना कुछ हद तक, या फिर कहें बहुत हद तक, अपने हार्ट को बचाकर रख सकते हैं। हाँ, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हम लोग, जैसे कि एज रिलेटेड इश्यूज, अगर आपका उम्र बढ़ रहा है तो वहां पर हम लोग कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब यहाँ पर हम लोग जितना हो सकता है प्रिवेंशन वो लोग करके जाएंगे। आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, या जैसे मैंने बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबसे मतलब आसान उपाय है अगर अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो। अब यहाँ पर हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास वेस्टीज अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया कि हमारे पास बहुत ही अच्छे आपके पास एक पैक है, एक पूरा आप सप्लीमेंट का कैटेगरी है हार्ट के लिए ही, जिसमें कि अगर हम देखेंगे कि कोएंजाइम Q10 है, L-arginine है, फ्लैक्स ऑयल है और कोकोनट ऑयल है। ये जो 4 प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं और इनका बेनिफिट बहुत ही अच्छा है। अब इसमें से 4 प्रोडक्ट में से हमने लास्ट मीटिंग में 2 प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो कि कोएंजाइम Q10 और L-arginine। तो इसके बारे में अगर किसी को कुछ डाउट हो या फिर किसी को पूछना हो तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को पहले आप चेक करिए, उसके बाद हम लोग उसका सेशन, हाँ ये सेशन हम लोग बाद में भी रिपीट करने वाले हैं कुछ दिनों के बाद में, हो सकता है मे बी नेक्स्ट मंथ विल रिपीट, तो आप उस समय भी ज्वाइन करके सुन सकते हो। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ये कोकोनट ऑयल पर और फ्लैक्स ऑयल के बारे में बात करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो प्रोडक्ट है वो हमारा कोकोनट ऑयल। अब देखिए, कोकोनट ऑयल कहने के लिए तो बहुत ही सिंपल, सबको पता है, अभी ये क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सभी लोग मतलब हर घर में यूज होता है और आज से नहीं सदियों से इसका यूज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, जो वेस्टीज का जो कोकोनट ऑयल है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आऊंगा यहाँ पर हमारे पास जो कोकोनट ऑयल है वो आपका प्योर फॉर्म में ऑयल है, जिसको तुम लोग बोलते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बोलते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल मतलब कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल क्यों बोलेंगे, बिकॉज इसका जो एक्सट्रैक्शन का जो मेथड है, जिस मेथड से ये बनाया जाता है, वो इस तरह उसमें जो खासियत है जिससे कि आपको कोकोनट ऑयल मिलता है और यहाँ पर कोई भी हीट का या फिर कोई भी केमिकल का यूज भी नहीं किया जाता है, मतलब कि आपको मिलता है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल। और बाहर के जो नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल है वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म नहीं मिलेंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस है। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि बाहर भी तो कोकोनट ऑयल मिल रहा है, फिर यहाँ से क्यों लें, तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस है मेन, आपको मार्केट का कोकोनट ऑयल में और इस कोकोनट ऑयल में। देन हमारा जो कोकोनट ऑयल है, जो नॉर्मल बात करते हैं, तो ये आपको एक बहुत ही ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर एक ये रिच सोर्स है आपको सैचुरेटेड फैट्स का। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सारा जो आपका हार्ट को ये कैसे हेल्प करेगा ये पूरे इसी के ऊपर में है, सैचुरेटेड फैट्स के ऊपर में। तो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये कैसे आपको हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये सैचुरेटेड फैट्स के बारे में क्या है। तो देखिए, जैसा आपको दिख रहा है, कोकोनट ऑयल जो है आपको हाईली सैचुरेटेड ऑयल है। अगर 90% तक इसका जो क्वांटिटी है वो सैचुरेटेड ऑयल की क्वांटिटी होती है। अब इस 90% में आपको 60%, आपका जो इसका 60% जो ऑयल है सैचुरेटेड फैटी का, वो आपको है फैटी, आपको उसको बोलते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड, शॉर्ट में बोलेंगे MCFA। आप इस वर्ड को प्लीज नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले स्लाइड्स में इसका बार बार रिपीटेडली यूज होगा, तो प्लीज आप इसको ख्याल ध्यान से रखिए क्या है ये, तो इसके बारे में बताएंगे। सो ये आपको रिच सोर्स है आपको फैटी एसिड्स का, जिसमें कि 60% जो है आपको मीडियम चेन फैटी एसिड्स है। अब ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स कहने का मीनिंग क्या है, तो देखिए, जो भी हमारे बॉडी में या फिर जो भी हम लोग जो फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं, जो भी हमारे बॉडी में बन रहा है, उसका जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम का नंबर्स, उस नंबर पे डिपेंड करता है कि आपका जो फैटी एसिड है वो मीडियम चेन है या फिर लो चेन है या फिर लार्ज चेन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मीडियम चेन फैटी एसिड स्पेशली आपके बॉडी में बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाता है और ये डायरेक्ट आपको एनर्जी देने का काम करता है। बाकी जो फैटी एसिड्स होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए या फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को टाइम लगता है, जिससे कि हम लोग और दूसरे भी रीजंस होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि 60%, मोर देन 60% आपका जो है ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स है, जिसमें कि आपको जैसा देख सकते हो पिक्चर में, आपको C8 है, C12 है, इस तरह से है, और बाकी जो 40% आपको लॉन्ग चेन फैटी एसिड आएगा। देन अब यहाँ पर देखेंगे 3 तरह के आपको जनरली 3 या 4 तरह के होंगे मीडियम चेन फैटी एसिड्स होंगे, MCFA जिसको बोलते हैं।
जिसमें कार्बन आपको जो है 6 to 12 आपको कार्बन एटम्स का नंबर रहेगा। नेक्स्ट आपको आएगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे LCFA, जहां पर कार्बन एटम्स का जो नंबर है वो आपको 13 to 21 मिलेगा। और आपको और भी आ सकता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स VLCFA, जहां पर कार्बन एटम्स के जो नंबर है वो 22 एंड अबव होगा। तो यहाँ पर क्यों इस बात पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो भी आपको हार्ट में कैसे आपको इफेक्टिव आपको मिलेगा कोकोनट, वो आपको जानने के लिए इजी होगा। तो यहाँ पर जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स है वो क्या करता है, ये आपको फॉर्म करता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स को। अब यहाँ पर आपने आपने जाना एक नया वर्ड, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा मैं बायोलॉजी की क्लास की तरफ लेके चल रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत आपको आगे हेल्प करने वाला है। तो अब पहला पॉइंट हुआ मीडियम चेन फैटी एसिड्स। तो कोकोनट ऑयल जो है आपको रिच सोर्स है मीडियम चेन फैटी एसिड्स का, और ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह का फैट होता है, ठीक है। फैट देखो, अगर आप अपना अगर फैट चेक कराओगे, या फिर अगर जब भी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, या फिर जब कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, तो वहां पर आपको 3 तरह के फैट चेक करते हैं जनरली। सब लोगों को पता है LDL है, HDL है, जो कि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल सबको पता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये भी एक फैट है। ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं, हम लोग डेली का जो हमारा फूड ले रहे हैं, उस फूड से क्या होता है, उस फूड को बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम में बता दिया है कैसे वो कन्वर्ट करता है, वो आपको हमारे लास्ट मीटिंग में डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ पर अगर बॉडी को एनर्जी उतनी नहीं रिक्वायर्ड है, तब क्या होता है, बॉडी उसको कन्वर्ट कर देता है ट्राइग्लिसराइड्स में। और ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या करता है, ये आपके बॉडी के फैट में स्टोर हो जाता है। और जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब हार्मोन रिलीज होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के, और उस एनर्जी को वापस से आपको यूज करता है बॉडी, आपको जो भी आपको काम है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम लोग बहुत समय से खाना नहीं, या फिर मान लिया हमारा खाने का जो गैप ज्यादा हो गया, या फिर किसी रीजन से हम लोग अपना लंच स्किप कर दिया, या फिर मील्स नहीं खा पाए, उस केस में भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ये आपको ट्राइग्लिसराइड्स आपको एनर्जी देता है, क्योंकि ये आपके बॉडी में कुछ क्वांटिटी में स्टोर भी रहता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि ये कुछ क्वांटिटी में स्टोर होगा, लेकिन जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स है वो आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और बाकी जो हम लोग फूड खा रहे हैं वो आपके बॉडी में धीरे धीरे स्टोर होता है। और जब आपके बॉडी में ये जो ट्राइग्लिसराइड्स का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, तब हम लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। अब थोड़ा सा एक स्लाइड और देखेंगे इसके बारे में क्या है। अब देखेंगे बहुत ही सिंपल, एक मैंने समझाने के लिए और एक ट्राई किया है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखेंगे MCFA और LCFA, यानी कि मीडियम चेन फैटी एसिड्स और लार्ज चेन फैटी एसिड्स का हमारे बॉडी में कैसे प्रोसेस होता है, आप बहुत इजीली समझ जाओगे इसको। प्लीज म्यूट कर दीजिए किनका ये चल रहा है। ओके, सो MCFA यानी कि मीडियम चेन फैटी एसिड। तो ये इसमें क्या होता है, देखिए हम लोग जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, वो आपके सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है। वहां से लीवर उसको क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और डायरेक्ट बॉडी को एनर्जी मिलता है। मतलब कि जो भी हम लोग मीडियम चेन फैटी एसिड्स ले रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट एनर्जी में आपको कन्वर्ट करके आपको बॉडी को मिल जाता है। बट अगर यहीं पर हम लोग जो वैसा फूड खा रहे हैं जिसमें कि MCFA यानी कि मीडियम चेन फैटी एसिड्स कम है, और उसके बदले में आपको LCFA यानी कि लार्ज चेन फैटी एसिड्स ज्यादा है, तब क्या होता है, ये आपको इंटेस्टाइन के थ्रू लीवर में जाएगा। और यहाँ पर पहला तो काम क्या करेगा, बॉडी इसको भी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट यहाँ पर लार्ज चेन फैटी एसिड्स है, तो पूरी एनर्जी को कन्वर्ट करने की या फिर उतनी एनर्जी की बॉडी को जरूरत नहीं होती है। तो बॉडी उतना ही करता है जितना उसको एनर्जी देना है। उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको बॉडी में वो स्टोर करना शुरू करता है, और यहाँ पर आपके फैट में, आपके मसल्स में वो स्टोर होता है। अब यहाँ पर अगर ज्यादा स्टोर होगा तो आप देखोगे आपका बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को कंट्रोल करना है, LCFA को कंट्रोल करना है, और मैक्सिमम हम लोग ट्राई करना है कि MCFA फूड यानी कि मीडियम चेन फैटी एसिड्स फूड को हम लोग इनटेक ज्यादा करें। तो यहाँ पर ये आई थिंक क्लियर हुआ रहेगा
ये सिंपल आपको LCF अगर हम लोग लेंगे तो हमारे बॉडी का जो फैट है वो भी बढ़ना शुरू होगा। देन आगे देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जो हमारा LDL है, HDL है, उसके साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो मैंने एक जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है, जो हमारा हाई रिस्क में हम लोग कैसे है, जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं वहां पर LDL भी आपको टेस्ट करना है, HDL भी टेस्ट करना है, ट्राइग्लिसराइड्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में हम लोग चेक करते हैं। तो वहां पर टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा चेक करते हैं। तो जब टेस्ट कराओगे, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे, तो आपको आपका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट, ये जो आपको डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर जो HDL, LDL या फिर ट्राइग्लिसराइड्स कितना है। तो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी अगर हाई इसमें अगर देखा जाए तो ये 200 to 499 mg/dl है। तो आपको इसको कंट्रोल करना है, आपको उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल आपको कैसे हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ पर मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं। तो यहाँ पर आपको फूड को, वो आपको स्टोर होने के लिए वो नौबत ही नहीं आएगी, वहां पर आपको डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स। सो आई होप आपको ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स का जो ये चीज क्लियर हुआ रहेगा क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। जो भी डाउट्स होगा आप प्लीज सेशन के लास्ट में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कोकोनट ऑयल हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये बहुत ही रिच सोर्स है। और यहाँ पर ये बहुत ही रिच सोर्स है आपको मीडियम चेन फैटी एसिड्स का। मीडियम चेन फैटी एसिड मतलब कि आपके बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देगा। अब जैसे कि ये आपके, हाँ, ये साथ में आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज लिवर को आपको काम कम करना पड़ेगा इसको प्रोसेस करने के लिए। ब्रेन को ये बहुत जल्दी एनर्जी देता है। जैसे मान लीजिए कि आप, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन रिलेटेड वर्क ज्यादा है, जो लोग अपना ऑफिस वर्क ज्यादा है उनका, तो वहां पर मैक्सिमम उनका ब्रेन रिलेटेड वर्क ज्यादा है। अगर उन लोगों को, अगर कभी कभी ऐसा या फिर बहुत टाइम ऐसा लगता है कि अभी मेरा दिमाग, या फिर मैं थोड़ा मतलब सोचने में उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनका दिमाग सुस्त पड़ जाता है, तो यहाँ पर आप उनको कोकोनट ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन को बहुत स्पीड में या फिर बहुत तेजी से एनर्जी देता है, बिकॉज ऑफ मीडियम MCFA। सो इस तरह से आपको ये हार्ट को भी एनर्जी काफी जल्दी देता है। देन इसके साथ साथ ये आपके ब्लड वेसल्स में, आपके ब्लड वेसल्स में या ब्लड आर्टरीज में, ये आपको जो फैटी डिपॉजिट, जो हम लोग खाने खा रहे हैं, फैटी डिपॉजिट को भी रोक, एक्यूमुलेट होने से रोकता है, बिकॉज ये आपको डायरेक्ट या फिर इंस्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हम लोग कोकोनट ऑयल खा रहे हैं, इसको प्रोसेस करने के लिए बॉडी को एफर्ट बहुत ही कम लगाना पड़ता है, और ये डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि आपको डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। देन और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पर बात करूंगा, जैसे कि ये आपके फैट को बर्न करता है, और बॉडी और ब्रेन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, बॉडी और ब्रेन को आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और जिससे कि अगर आपका HDL बढ़े, HDL अगर आपका ज्यादा हो, इंक्रीज हो, तो आप सभी को पता है कि आपके हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको भी कंट्रोल कर सकता है, या फिर आपका हार्ट जो है उस पर रिस्क को कम कर सकता है। देन चूंकि इसमें MCFA ज्यादा है, या फिर MCFA रिच सोर्स है, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करेगा, डाइजेशन को भी आपको अच्छा बनाकर रखता है। जॉइंट पेन में भी हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशन इफेक्ट्स उसमें ज्यादा है। अगेन ये वेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि वेट मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा है, बिकॉज इसमें MCFA यानी कि आपको मीडियम चेन फैटी एसिड ज्यादा है, ये आपको वेट मैनेज करने के लिए काफी अच्छे से हेल्प करता है। लॉरिक एसिड, जैसे मैंने बताया कि इसमें लॉरिक एसिड बहुत अच्छे सोर्स में है, सॉरी रिच सोर्स में है, और साथ साथ इसके साथ है विटामिन ई। विटामिन ई और लॉरिक एसिड, ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। किसी का आप अगर स्किन देख रहे हो बहुत ही ड्राई है या फिर फ्लैकी है, स्किन पर बहुत बार बहुत लोगों को दिखता है कि व्हाइट व्हाइट पैच, या फिर स्किन का जो व्हाइट कलर जैसा कुछ निकल रहा है कंटिन्यूअस ड्राई स्किन की तरह, तो वहां पर आप कोकोनट ऑयल उनको सजेस्ट कर सकते हो। एक अच्छे हेल्दी हेल्थ के लिए प्लस स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। देन इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट्स है। तो इस तरह से कोकोनट ऑयल जो है आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और ये चूंकि बहुत दिनों से यूज हो रहा है, सदियों से यूज हो रहा है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की ऐसी जरूरत नहीं। बट स्टिल यहाँ पर जो मेन जो मैंने टॉपिक बताया इसके बारे में, वो आपको है मीडियम चेन फैटी एसिड्स। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके डोसेस के बारे में। तो डोसेस बहुत ही सिंपल है, 2 कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेना है, विथ फूड, यानी कि जैसी आपका
खाना आप खाने का, या तो जैसे आपका फूड खत्म होता है उसके साथ आपको ले लेना, बिकॉज फूड लेने के साथ जैसे ही आप इसको एंट्री करेंगे, खाएंगे, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करेगा, उसको जल्द से जल्द प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो आपको विथ फूड आपको 2 कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेना है। तो ये रहा हमारा वेस्टीज कोकोनट ऑयल। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर में, जो कि आपका है वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल। तो फ्लैक्स ऑयल अगेन ये भी बहुत ही कॉमन चीज है, मतलब सभी को पता है फ्लैक्स ऑयल क्या होता है या फिर फ्लैक्स सीड क्या है। तो आज के जो दोनों प्रोडक्ट्स है वो उसके बारे में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने उसका नाम नहीं सुना होगा, सबने इसका नाम सुना है। तो फ्लैक्स सीड क्या है, इसके अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग तीसी का तेल बोलते हैं या फिर अलसी का तेल बोलते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन हाँ, ये इसका तेल एक्चुअली स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है। बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे घरों में आज इसका यूसेज बंद हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में इसका यूज बहुत होता था। अब इसका यूज थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया या फिर बहुत लिमिटेड हो गया है। इसके कुछ लड्डू बनते हैं या फिर कुछ कुछ स्वीट्स आइटम में यूज होता है। तो इसको हम लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे, जैसे कि हमारे पास वेस्टीज में और एक है फ्लैक्सीड बार, चोको बार, वो भी आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर फ्लैक्सीड ऑयल, जैसे कि मैंने बताया अलसी या तीसी का तेल है, ये आपको अगेन आपको एक रिच सोर्स है ALA यानी कि अल्फा लिनोलिक एसिड का, जो कि अगेन एक एसेंशियल फैटी एसिड्स है। ये जो भी हमारा वेजिटेबल जो ऑयल्स है, जो भी वेजिटेबल ऑयल्स है, इसमें आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50 to 60% आपको ओमेगा 3 है, जो कि अगेन बहुत ही मतलब हार्ट को अच्छा रखने में बहुत अच्छे से ये मदद करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और यही एक वजह है, और इसके साथ बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से आप हर किसी को अपने डाइट में फ्लैक्स ऑयल को यूज करना चाहिए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है फ्लैक्स ऑयल। ये फ्लैक्स ऑयल लेने से आपको बहुत ही, लेडीज हो जेंट्स हो, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ओल्ड एज में आप इसको बहुत अच्छे से लेकर बेनिफिट ले सकते हो। सो फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे अब हम लोग। तो अगेन जैसा कि कोकोनट ऑयल के बारे में देखा, फ्लैक्स ऑयल भी आपको एक रिच सोर्स है विटामिन ई का। तो विटामिन ई जो कि आपको एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपको फ्री रेडिकल होने से होने वाले जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको ये शॉर्ट आउट करता है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको कम करता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको मेल्ट करता है। अगर हम लोग बोले गलाता है आपको कोलेस्ट्रॉल को, तो उसमें कोई ये नहीं होगा। और साथ साथ ये आपको ट्राइग्लिसराइड्स को भी मेंटेन करता है। तो अब आई थिंक ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में आपको क्लियर है, क्योंकि इसीलिए मैंने उसके बारे में पहले बताया, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊं तो आपको कोई डाउट ना हो। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और साथ साथ आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को भी मेंटेन करता है। ये आपके बॉडी फैट को बर्न करता है, जिससे कि आपको वेट मैनेजमेंट में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका बेनिफिट्स। सॉरी। सो अगेन ये जो फ्लैक्स ऑयल है, आपके बॉडी में जो भी फैटी डिपॉजिट्स हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल, जो भी हमारे फूड से जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है, जो भी जंक फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से जो भी हमारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में जो फैटी एसिड्स डिपॉजिट हो रहे हैं, उनको भी ये प्रिवेंट करता है, ये उसको एक्युमुलेट होने नहीं देता है। तो आप इसका रेगुलर यूज करोगे तो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज आपके जो आर्टरीज हैं वो इतने इलास्टिक होंगे, या फिर उतना उनका जो कोलेस्ट्रॉल जो अंदर है ब्लड वेसल के, वो बिल्कुल क्लियर होगा, जिससे कि हार्ट जो ब्लड का जो पंपिंग का जो प्रोसेस है वो इजीली और इफेक्टिवली चलता रहेगा, जिससे कि आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, या फिर आप उसको अच्छे तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो। देन ये अगेन आपको बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन बी का, कॉपर का, प्रोटीन का, जिंक का। मतलब देख सकते हो कि इसमें ओमेगा 3 है, 6 है, विटामिन बी है, कॉपर है, बहुत सारे आपको यूजफुल विटामिन न्यूट्रिशंस का ये सोर्सेज है। देन अगेन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो इसमें मैग्नीशियम है और पोटेशियम है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफी मदद करते हैं। ये आपको फ्लैक्स ऑयल से आपको मिल जाता है। इसीलिए फ्लैक्स ऑयल आपको जनरली जो हाई बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इजीली आप रिकमेंड कर सकते हो। प्लस सॉरी, देन आपको हेल्दी स्किन, जैसे मैंने बताया विटामिन ई इसमें है, तो ऑब्वियसली आपको हेल्दी स्किन, आपके स्किन को अच्छा रखने में काफी अच्छे से मदद करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर वेस्टीज सॉरी फ्लैक्स ऑयल का एक अगर हम लोग बेनिफिट्स देखने में बात करें, तो यहाँ पर वुमेन्स के लिए इनका इसका जो बेनिफिट है काफी अच्छे से बेनिफिट करता है वुमेन्स को, स्पेशली कुछ कुछ इश्यूज में।
जैसे कि अगर वुमेन्स रिलेटेड अगर इश्यूज देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है वो है उनका इम्बैलेंस हार्मोन लेवल, यानी कुछ वुमेन्स का जो हार्मोन लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर उस हार्मोन को बैलेंस करने में फ्लैक्स ऑयल काफी अच्छे से मदद करता है। देन जब लेडीज का जो भी प्री मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के बाद जो उनका हॉट फ्लैशेस इशू हो जाते हैं, मतलब कि उनके बॉडी में बहुत ही हीट सेंसेशन या फिर उनको बहुत अंदर से हीट फील होता है, वहां पर इसको ये रिड्यूस करने में या फिर उसको रिलीव करने में काफी हेल्प करता है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी काफी हेल्प करता है उसको पेन को कम करने के लिए। देन जो वुमेन आपको ऑस्टियोपोरोसिस से सफर कर रहे हैं उनको भी ये हेल्प करता है उस पॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए। तो वुमेन्स के लिए भी कुछ स्पेशल आपको बेनिफिट्स यहाँ पर फ्लैक्स ऑयल से मिल जाएंगे। इस तरह से देखें तो फ्लैक्स ऑयल ओवरऑल हेल्थ के लिए प्लस हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। देन अब इसके डोसेस की बात करें तो डोसेस से पहले मैं बताऊंगा फ्लैक्स ऑयल जो है आपको 1 कैप्सूल आपको 500 mg का आता है, और रिकमेंडेड डोज जो है आपको पर डे कम से कम इसका 1500 से 2000 mg लेना होता है। तो आप यहाँ पर 3 to 5 कैप्सूल्स ले सकते हो। अगर आपको इश्यूज ज्यादा है तो आप 6 तक भी ले सकते हैं, बट रिकमेंडेड आपको अगर है नॉर्मल प्रिवेंशन के लिए आप ले रहे हो तो आप पर डे 3 कैप्सूल आप लेना है आफ्टर फूड। तो आप एक सुबह, दोपहर, एक शाम आफ्टर फूड आप ले सकते हो। हाँ, अगर किसी का लो बीपी है तो वहां पर आपको इसको सजेस्ट नहीं करना है। आप केयरफुली पहले चेक करेंगे कितना बीपी है, क्योंकि फ्लैक्स ऑयल क्या करता है आपको बीपी को, जो हाई बीपी है उसको कम करता है। तो ऑलरेडी अगर बीपी कम है तो यहाँ पर उसको और भी कम कर सकता है। तो यहाँ पर आपको केयरफुल देना पड़ेगा। अगेन जो भी सप्लीमेंट्स है, आप जिस सप्लीमेंट को किसी को रिकमेंड कर रहे हो वहां पर आप एक चीज ध्यान रखो कि प्रेग्नेंट लेडीज को आप या फिर लैक्टेटिंग मदर्स को आप सजेस्ट करने से पहले डॉक्टर का आप एक बार सजेशन लेकर ही दे। तो इस तरह से रहा आपका वेस्टीज का फ्लैक्स ऑयल। तो आई थिंक आपको फ्लैक्स ऑयल और कोकोनट ऑयल के बारे में मैंने जो भी अच्छे से क्लियर किया होगा, और जो भी डाउट्स है आप प्लीज आप पूछ सकते हो।